नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी जो प्राचीन काल से हम उसका उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं थी और बाद में हमने इस ब्रांच को जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी नाम दिया। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। और देखिए, अगर आप अपने सिलेक्शन को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर वास्तव में ही अगर सीरियस हैं और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए संदीपनी क्लासेस का बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और सहयोगी साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट बातें की जाती हैं। आपसे घुमावदार बातें, आपका मनोरंजन करने के लिए, टाइम पास करने के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ अगर आप वास्तव में ही अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है और संदीपनी क्लासेस आपके लिए बनी है। तो आप से बस एक ही ये अनुरोध रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए चर्चा करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर पहला जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड। डीएनए को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस विशेष स्थान को पहचानते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनको हम आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट से, जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, रेस्ट्रिक्शन या आणविक कैंची, तो ये डीएनए को, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये डीएनए को एक विशिष्ट स्थान से काटते हैं। विशिष्ट स्थान से, स्पेसिफिक प्लेस से डीएनए को कट करते हैं और उस विशिष्ट स्थान को हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, जहां से डीएनए में ये कट लगाते हैं। ठीक है, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कुछ टाइप हैं, जैसे इको आर फर्स्ट है ना, हिंड सेकंड। इस तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कुछ एग्जाम्पल हैं। यहां पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। जैसे इको आर फर्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो प्राप्त होता है, जो किससे प्राप्त किया गया? एस्चेरिरिया कोलाई नाम के जीवाणु से इसे प्राप्त किया गया था। यहां पर देखिए, एस्चेरिरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वंश को। और कोलाई किसको रिप्रेजेंट करता है? जाति को। ठीक है, मतलब ये जीनस है और ये स्पीसीज है। कोलाइस की स्पीसीज है। ठीक है, और आर फर्स्ट इसका स्टेन है। ठीक है, तो ये इको आर फर्स्ट, ये इको आर फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये डीएनए में कट लगाता है। पहले ये डीएनए की प्रूफ रीडिंग करते हैं और ग्वानिन और एडिनिन के बीच से ये डीएनए को कट कर देता है। तो डीएनए को ये कट करता है, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अगर हम टाइप की चर्चा करें, तो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इनके टाइप कितने हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज और एक होता है एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज, दो तरीके के ये एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। ये चर्चा अपन ने किसके बारे में की है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। आप कमेंट में मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि डीएनए के फ्रेगमेंट को या डीएनए के ये जो टुकड़े कटते हैं स्पेसिफिक साइट से, तो वो जो डीएनए का कटा हुआ एंड है उसे अपन क्या कहते हैं, और दो डीएनए को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर क्या होगा, रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, आपको एक चीज और याद रखनी है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये पैलिंड्रोमिक कट लगाते हैं, पैलिंड्रोमिक कट लगाते हैं। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या हुआ, पैलिंड्रोम का मतलब हुआ डीएनए के स्ट्रैंड को, जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है 5' 3' तो ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड होगा 3' 5'। ठीक है, और इसमें ये चाहे हम इधर से 5' से 3' की और ऐसे इसकी रीडिंग करें, इसमें जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं उनकी, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा GAATTC, तो अब मैं इधर से इधर की तरफ अगर मैं रीडिंग करता हूं तो इधर भी आएगा GAATTC। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ डीएनए स्ट्रैंड पर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पढ़ने पर नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है वो अगर सेम आता है तो हम इस प्रकार की व्यवस्था को पैलिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझें, जैसे मैंने इधर लिखा मलयालम, क्या लिखा, मलयालम, तो आप इसको ऐसे पढ़िए तब भी मलयालम आएगा और ऐसे पढ़िए तब भी मलयालम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कहते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई हमारी किसके बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सर्वप्रथम खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसका नाम है हिंड सेकंड। ठीक है, यहां पर H का मतलब है इसका जीनस है, जीनस है ये, मतलब ये इसका वंश है, और IN इसकी जाति है, इसकी जाति है मतलब स्पीसीज है, स्पीसीज है। ठीक है, H का मतलब है हीमोफिलस, हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी, तो हीमोफिलस वंश है और इन्फ्लुएंजी इसकी जाति है। इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण करना। और नामकरण में जैसा कि लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, दो नाम पद्धति दी थी, तो उसमें जो फर्स्ट जो नेम होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को और सेकंड करता है स्पीसीज को। तो वहाँ यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर है। और लिखने के तरीके की अगर हम बात करें तो देखिए, जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है, तो मैंने H को कैपिटल लिखा है, और स्पीसीज के बाकी के जो अक्षर हैं वो छोटे होते हैं। तो हिंड सेकंड में H जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इन स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है, और D सेकंड इसका प्रभेद है। ठीक है, तो ये बात हो गई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। देखिए, प्रश्न भले ही एक है, आपको दिख रहा है कि एक प्रश्न है, लेकिन यहां से संबंधित सारे क्वेश्चन अपन ने कवर अप करने की कोशिश की है। तो इसी तरीके का कंटेंट आपको इस संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो साथ में बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और ये सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना, इसमें आपका कुछ पैसा तो लगता नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। हमारा मनोबल बढ़ता रहता है, जिससे हम आपके लिए और मेहनत करें। देखिए, वीडियो बनाते हैं, मेहनत लगती है, तो आपसे उम्मीद यही रहती है कि आप अपना प्यार बनाए रखें। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, देखो नाम आ गया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर प्रेजेंट ऑन, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहां पाए जाते हैं, केवल एक स्ट्रैंड पर पाए जाते हैं, है ना, दोनों स्ट्रैंड पर पाए जाते हैं, केवल आरएनए पर पाए जाते हैं, एमआरएनए पर पाए जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड पर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड पर पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी ये दो डीएनए के स्ट्रैंड बनाए, 3' या 5', कई जगह 3' 5' पढ़ लेते हैं, तो ये 3' और ये 5'। इसमें मैंने यहां लिखा ग्वानिन, एडिनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन GATTC। ठीक है, तो इसका अपोजिट करते हैं, तो C के साथ ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, तो G जुड़ेगा।
टी के साथ कौन जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के साथ ए जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, ए के साथ टी जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा। ठीक है, जी ए टी टी सी ऐसे करके ऑप्शन है, तो ये अपन ने जोड़ लिया। अब आप इसको पढ़ के देखिए, 3 से 5 की तरफ मैं इसको ऐसे रीड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है देखिए, जी ए टी टी सी। अब मैं 3 से 5' की तरफ ऐसे पढ़ रहा हूं तो क्या आ रहा है देखिए, जी ए टी सी। तो देखिए कॉम्बिनेशन सेम आ रहा है क्या? आ रहा है क्या सेम? नहीं आ रहा ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसको पैलिंड्रोम नहीं बोलेंगे, ये मैंने जानबूझ के लिखा है ऐसा। इसको पैलिंड्रोम नहीं बोलेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे अपन? तो देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, जैसे 3', 5' और इस पर सीक्वेंस है जी ए टी सी। ठीक है, तो इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा डीएनए का, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसके बारे में बताने वाले कौन थे? डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। टेक्नोलॉजी जिसके आधार पर दिया गया तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ेगा? सी के साथ। ए डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा टी के साथ। टी डबल बॉन्ड, ये देखिए है ना, और ए डबल बॉन्ड ए, ट्रिपल बॉन्ड जी। तो अब यहां से रीड करिए इसे, जी ए टी टी सी। तो इधर देखिए जी ए टी टी सी। इस तरीके के सीक्वेंस को अपन कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और आप देखिए ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर मिलेगा, सिंगल पे नहीं मिलेगा, डबल स्ट्रैंड पर होगा। ठीक है, और एमआरएनए आरएनए जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, केवल एक स्ट्रैंड पर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। और एक बात करें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कि मैंने यहां नाम लिखा इकोआर फर्स्ट, और ये इकोआर फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट कहां लगा रहा है? तो वो कट लगाता है ग्वानिन और एडेनिन के बीच में, यहां से डीएनए को ये कट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इकोआर फर्स्ट मतलब कोई भी एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए पे कहीं भी लगा देगा, ऐसा नहीं होता। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट से ही कट लगाते हैं, जिसे कि रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। तो इकोआर फर्स्ट के लिए रिकॉग्निशन साइट का काम करता है ग्वानिन और एडेनिन के बीच में। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2 की चर्चा हो गई। प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करते हैं। विच एंजाइम ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स? वो एंजाइम कौन सा है जो डीएनए के स्ट्रैंड को या डीएनए के फ्रेगमेंट को या डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है? तो यहां ऑप्शन दिए हैं, देखिए हेलिकेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम। न्यूक्लिएज एंजाइम के बारे में तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये डीएनए में कट लगाता है, इसीलिए हम इसे मोलिकुलर सीजर कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। ठीक है, और पॉलीमरेज एंजाइम ये तो नया डीएनए सिंथेसाइज कराने में मतलब इन्वॉल्व रहता है। हेलिकेज एंजाइम डीएनए की स्ट्रैंड को खोलने का काम करता है। तो एक ही ऑप्शन बचा और इसका राइट आंसर होगा लाइगेज। डीएनए स्ट्रैंड को, डीएनए के स्ट्रैंड को या डीएनए स्ट्रैंड के फ्रेगमेंट को ये किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है, उनको जोड़ता है ये। तो डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। प्लाज्मिड्स आर मेनली यूज्ड एज? प्लाज्मिड मुख्य रूप से किस रूप में उपयोग किए जाते हैं? प्लाज्मिड का काम क्या है? प्लाज्मिड का काम क्या है और ये प्लाज्मिड होता क्या है? देखिए प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर मेनली बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियल सेल होती है, तो इसमें एक इसका खुद का जीनोमिक डीएनए होता है। ये तो इसका कौन सा डीएनए है? जीनोमिक डीएनए है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है? जीनोमिक डीएनए के अलावा इनमें एक सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है। इस सर्कुलर डीएनए को अपन किस नाम से जानते हैं? सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और इसका देखिए जीनोमिक डीएनए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये अपनी कॉपी बना सकता है। ये जो प्लाज्मिड है ना, ये क्या है, एक तरीके का ये सर्क्यूलर डीएनए होता है और ये अपनी कॉपी बनाने की क्षमता रखता है। तो हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर, एक वाहक के रूप में काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे PBr 322, PBr 322 ये एक प्लाज्मिड का नाम है। इसका नाम है, प्लाज्मिड का नाम है प्लाज्मिड वोलिवर रोड्रिगेज, इसका पूरा नाम है PBr 322। तो ये वेक्टर का काम करता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड क्या है, ये अतिरिक्त कॉपी है डीएनए की, सर्कुलर डीएनए की, जो प्लाज्मिड कहलाती है। जीनोमिक डीएनए के साथ इसका कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, और लेकिन ये काम क्या करता है, वेक्टर का काम करता है। कैसे, जैसे ये मेरे पास प्लाज्मिड का डीएनए है और ये मेरे पास एक और कोई डीएनए है, तो मैं इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दूं, इस कटे हुए डीएनए के टुकड़े को इसके साथ यहां पर मैं जोड़ दूं, मैंने प्लस लगाया, जोड़ दूं, तो काटने का काम कौन करता है, तो आप कहोगे कि सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। और जोड़ने का काम कौन करता है, तो आप कहोगे कि लाइगेज करता है। कौन करता है, लाइगेज करता है। तो जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज। डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है लाइगेज, और डीएनए को काटने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ध्यान क्या रखना है, चाहे तो प्लाज्मिड का डीएनए हो या वाहक का डीएनए हो, वेक्टर का डीएनए हो, और फॉरेन डीएनए या वांछित डीएनए जिसको हम जोड़ना चाहते हैं, दोनों डीएनए को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं लेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इन दोनों को काटेंगे। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगता है वो सेम होगा, किस किस के लिए, वेक्टर के लिए और डिजायर जीन के लिए, है ना, या फॉरेन विदेशीय डीएनए के लिए, वांछित डीएनए के लिए, ये सेम लगेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग ट्रांसफॉर्म्ड सेल, कौन सी जीन ट्रांसफॉर्म्ड कोशिकाओं को पहचानने में मदद करती है। ओराई जीन, ORI, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं इसे, है ना, रेजिस्टेंस जीन, प्रमोटर जीन, टर्मिनेटर जीन। यहां पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, प्रमोटर, इसको हिंदी में उन्नायक कहते हैं, उन्नायक कहते हैं। और प्रमोटर वो साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का इससे तो कोई संबंध है नहीं। टर्मिनेटर को हम हिंदी में समापक कहते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप करता है, बंद करता है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ORI, ये प्रतिकृतियन का स्थल है। रिप्लिकेशन डीएनए का रिप्लिकेशन की प्रोसेस यहां से शुरू होती है। अब आप देखिए आपके पास क्या पूछा जा रहा है, कौन सा जीन ट्रांसफॉर्म्ड कोशिकाओं को पहचानता है। तो हमारा राइट आंसर होगा कि रेजिस्टेंस जीन ऐसा काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आपको ये सारे विकल्प जो दिए गए हैं इनके बारे में भी हम चर्चा कर लें, और मैं इनके हिंदी नाम भी साथ में बताता चलूँगा, ताकि हिंदी माध्यम के जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको ज़्यादा परेशानी नहीं आए। वैसे टर्मिनोलॉजी तो ऐसी रहती है कि जो हम पे लगभग इंग्लिश वाली ही आती है, लेकिन कोई बच्चे जैसे 12th मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो उनको भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियो समान रूप से उपयोगी है एकेडमिक के लिए भी और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स डीएनए। यह डीएनए को सेपरेट करता है, किसके बेस पर करता है, बेस्ड ऑन, तो किसके बेस पर करता है, किसके बेस पर करता है, चार्ज के आधार पर, कलर के आधार पर, साइज के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर। देखिए, क्या आवेश के आधार पर अलग करता है,
रंग के आधार पर अलग करता है, आकार के आधार पर अलग करता है, या फिर घनत्व के आधार पर अलग करता है, डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें इसका नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमें एक तो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, प्लस माइनस का इसमें हमें आवेश फ्लो करना पड़ेगा, और हम इसमें एक जेल काम में लेते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है जेल। और जेल का नाम है एगारोस। क्या नाम है? एगारोस जेल। एगारोस जेल ये कहाँ से मिलता है? एगारोस जेल कहाँ से मिलता है? तो एगारोस जेल मिलता है समुद्री घास से, सी ग्रासेस, समुद्री घास से प्राप्त होता है ये सेमी सॉलिड टाइप का होता है। ठीक है, अब देखिए जो डीएनए है ना, तो डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? डीएनए पर चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होता है। और एक इस तरीके की ट्रे होती है, इस तरीके से एक ट्रे है, यहां से हम इसमें डीएनए का सैंपल डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसमें हमने एगारोस भर रखा है, एगारोस भरा, एगारोस जेल भरा इसमें। ठीक है, और यहां से हम इसमें डीएनए का सैंपल लगाएंगे। ठीक है, अब वो जो डीएनए का सैंपल हमने लगाया, वो डीएनए का सैंपल देखिए जो बड़े आकार के होते हैं, साइज में जो बड़े होते हैं वो ऐसे पास में रह जाते हैं, है ना। इससे छोटे वाले इससे थोड़ा सा दूर जाते हैं इस तरीके से, और ऐसे जाएंगे और सबसे छोटा बिल्कुल दूर जाता है। तो अब आप देखिए ये आकार के आधार पर सेपरेट हो रहे हैं, आकार के आधार पर। अब ये दिखेंगे नहीं हमें डीएनए, तो इसे देखने के लिए हम एक केमिकल का यूज करते हैं जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, और फिर जब हम इस पर इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं और हम यूवी रे में जब इनको देखते हैं, तब हमें ये डीएनए की कॉपी ऑरेंज कलर की दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? ऑरेंज कलर की दिखाई देती हैं, ऑरेंज कलर की दिखाई देती है। नारंगी रंग की हमें पट्टियां दिखाई देती हैं जिन्हें हम अलग कर लेते हैं। इस तरीके से जो हमने डीएनए आइसोलेट किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसे काट दिया, उसके बाद हम उसके टुकड़ों को अलग करते हैं। तो डीएनए का सेपरेशन किस तरीके से कर रहे हैं, डीएनए को पृथक्करण कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी कहते हैं। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें एक तो जरूरत पड़ती है एगारोस जेल की, है ना, जरूरत पड़ती है इथिडियम ब्रोमाइड की, और यूवी रे में जब हम इसे देखते हैं तो हमें जो डीएनए है वो कैसा दिखाई देता है? चमकीले नारंगी रंग की पट्टियां हमें दिखाई देती हैं, वो एक्चुअल में डीएनए की होती हैं। और यहाँ पर जो डीएनए का सेपरेशन हुआ है वो साइज के अकॉर्डिंग हुआ है। किसके अकॉर्डिंग हुआ है? साइज के अकॉर्डिंग हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर है। साइज के आधार पर हम डीएनए का पृथक्करण कर लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन क्या है? स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव। छोटे डीएनए खंड कैसे चलते हैं? कम दूरी तक जाते हैं, तेजी से और अधिक दूर जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, या स्थिर रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो डीएनए के छोटे छोटे खंड थे वो ज्यादा दूरी तक मूव कर जाते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये तेजी से जाते हैं, अधिक दूरी तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है तेजी से और अधिक दूर तक ये जाते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए को दागता है, ETBR स्टेन डीएनए एंड ग्लो अंडर। देखिए इथिडियम ब्रोमाइड है ये, इथिडियम ब्रोमाइड के लिए है ये टर्म, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड के लिए है ये टर्म। इथिडियम ब्रोमाइड में जब हम डीएनए को देखते हैं तो हमें कौन सी लाइट की जरूरत पड़ती है? जैसे हमने उस एगारोस जेल में डीएनए जो हमने सेपरेट किया है साइज के अकॉर्डिंग, वो हमें दिख नहीं रहा, तो उसे देखने के लिए हम उसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाल देते हैं।
क्या डाल देते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं। अच्छा, इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे जब यूवी रे में हम देखेंगे तो वो चमकीले नारंगी रंग की पट्टियां हमें दिखाई देती हैं। तो किसमें, कौन से प्रकाश में ये चमक रहा है, तो हमारा आंसर आएगा यूवी लाइट। कौन सी लाइट, पराबैंगनी विकिरण विकिरण। इनमें जब हम देखते हैं तो हमें डीएनए की पट्टियां चमकीली नारंगी रंग की दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसको हम टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो टैक पॉलीमरेज एंजाइम किस जीव से प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इकोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम से, है ना, थर्मस एक्वाटिकस से और ईस्ट से। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, टैक पॉलीमरेज जो एंजाइम है, टैक पॉलीमरेज या टैक डीएनए पॉलीमरेज, एक ही बात है ना। तो टैक डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, तो ये कहां से प्राप्त होता है? टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहां से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है। हो सकता है ऑप्शन में थर्मस एक्वाटिकस नाम नहीं आए और जीवाणु नाम आ जाए, या फिर थर्मस एक्वाटिकस के पीछे जीवाणु नहीं लिख के वो एक तरफ विषाणु लिख दें, वायरस लिख दें, फंजाई लिख दें, प्रोटोजोआ लिख दें। आपको याद रखना है थर्मस एक्वाटिकस का क्या है, ये बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है। गर्म पानी के जो सोर्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है और इसी से प्राप्त किया जाता है टैक पॉलीमरेज एंजाइम। टैक पॉलीमरेज एंजाइम इससे प्राप्त होता है। और टैक पॉलीमरेज एंजाइम की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है ये लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रहता है। और टैक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज हम कहाँ कर रहे थे? तो टैक पॉलीमरेज एंजाइम का हम उपयोग करते हैं पीसीआर में करते हैं। पीसीआर को कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं इसे, पीसीआर को, है ना। तो पीसीआर में सामान्य पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसलिए उपयोग में नहीं लाते हम कि मतलब देखो, ये पीसीआर से होता क्या है, पीसीआर को अपन एज एक जीरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी की मशीन के जैसे मान सकते हैं। जीरोक्स करने वाली जो मशीन है, जिसमें हम डीएनए का एक सैंपल लें और उससे डीएनए की मिलियंस में हम डीएनए की कॉपी बना सकते हैं कम ही समय में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम डीएनए लगाते हैं, फिर हम उसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हमें सेपरेट करने होते हैं, तो हमें उसे गर्म करना पड़ता है। और जब हम डीएनए को गर्म करते हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन करते समय डीएनए पॉलीमरेज, सामान्य जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो विकृत हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज का। और टैक पॉलीमरेज में ये विशेषता है कि ये लगभग 70-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है। जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं तो हम आरएनए प्राइमर लगाते हैं, ठीक है, 3' प्राइम की तरफ दोनों स्ट्रैंड पर, और उससे फर्दर हम ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए का नया स्ट्रैंड बना देता है। और इस तरीके से कई साइकिल जब अपन पीसीआर में अपनाते हैं तो हमें डीएनए की बहुत सारी कॉपी प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये हमें थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है, जीवाणु से मिलता है, और ये थर्मोस्टेबल होता है। कैसा होता है ये थर्मोस्टेबल होता है, मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर पर भी अपना वर्क करता रहता है, ठीक है। तो पीसीआर टेक्नोलॉजी में इस टैक पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पड़ती है? तो आप कहोगे कि पीसीआर में पड़ती है। पीसीआर का पूरा नाम क्या है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का पूरा नाम है, ठीक है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर होगा थर्मस एक्वाटिकस। चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन
रिक्वायर्स, पीसीआर के लिए आवश्यक होता है केवल डीएनए। केवल डीएनए की जरूरत होती है। क्या केवल डीएनए से हम नया डीएनए बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे? तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एमआरएनए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। राइबोसोम ऑप्शन नहीं होगा। देखिए एक ही ऑप्शन बचा। हमें पीसीआर में रिक्वायरमेंट रहती है एक प्राइमर की, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, लेकिन यहां पर जो एंजाइम लगेगा उसे कहते हैं टेक पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि हमें इन्हीं का तो बहुलीकरण करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा टेक पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, और प्राइमर इसे स्टार्ट कराता है। प्राइमर का फंक्शन ऐसा होता है जैसे किसी सिस्टम को ये स्टार्ट कर देता है और फिर इसकी कोई अहम रोल नहीं रहता। जैसे बाइक में अपन किक लगाते हैं, है ना, या सेल्फ लगाया, और अगर एक बार इंजन स्टार्ट हो जाए तो उस सेल्फ का फिर कोई रोल नहीं है ना, अगले बार जब हम स्टार्ट करेंगे तो जरूरत पड़ेगी। तो प्राइमर एज ए स्टार्ट करने का काम प्राइमर करता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन रिजल्ट इन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन में विदेशी डीएनए डालने से क्या होता है? ब्लू कॉलोनी आती है, नो कलर कॉलोनीज, येलो कॉलोनीज और ग्रीन कॉलोनी, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन में विदेशी डीएनए या विदेशी जीन को डाल दें तो क्या होगा उससे, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो कलर कॉलोनीज, मतलब वो उसका कलर वाइट ही रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ट्रांसफर डीएनए नोन एज। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस कौन सा डीएनए स्थानांतरित करता है? सीडीएनए को करता है ना, कंप्लीमेंट्री डीएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीडीएनए और एमआरएनए, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, ट्यूमीफेसियंस ये बैक्टीरिया है ये, और ये क्या काम करता है? ये डाइकोट प्लांट के अंदर जीन स्थानांतरण का कार्य करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा टीडीएनए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है टीडीएनए। अगला प्रश्न, टीआई प्लाज्मिड इज मॉडिफाइड टू मेक इट, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो टीआई प्लाज्मिड को किसके लिए बदला जाता है? पैथोजेनिक के लिए, वेक्टर के लिए, एंजाइम के लिए या फिर एंटीबायोटिक के लिए? किसके लिए बदला जाता है? टीआई प्लाज्मिड को बदला जाता है किसके रूप में? वेक्टर के रूप में। ये वेक्टर का काम करेगा, क्योंकि डाइकोट प्लांट के अंदर द्विबीजपत्री पादपों में हमें कोई जीन पहुंचाना है, कोई जीन ट्रांसफर करना है डाइकोट प्लांट में। तो एक बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, इस बैक्टीरिया का जो वाहक है, प्लाज्मिड है, जो वेक्टर है, उसे कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। तो ये टीआई प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर का काम करता है, एज ए वेक्टर का काम करता है, और डाइकोट प्लांट के अंदर ये जीन को ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। तो मोनोकोट के प्लांट में अगर जीन ट्रांसफर करना हो, तो इसका आरआई प्लाज्मिड लिया जाता है। आरआई प्लाज्मिड काम में आता है, याद रखना। आरआई प्लाज्मिड मोनोकोट के लिए, है ना, और टीआई प्लाज्मिड डाइकोट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? टीआई प्लाज्मिड एज ए वेक्टर के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चर्चा करते हैं। मेकिंग बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट इन्वॉल्व ट्रीटमेंट्स विथ। बैक्टीरियल कोशिकाओं को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम आयन का, कैल्शियम आयन का,
ऑक्सीजन का या फिर फॉस्फेट का, तो किसका उपयोग किया जाता है? कॉम्पिटेंट बनानी है ये बैक्टीरियल सेल, तो हम यूज करते हैं कैल्शियम आयन का। इसका यूज करते हैं, कैल्शियम आयन का यूज करते हैं, जिससे ये सेल कॉम्पिटेंट हो जाती हैं। जो कोई भी बैक्टीरियल सेल है तो वो कॉम्पिटेंट हो जाती है, तो कैल्शियम आयन इसका आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जीन गन यूज पार्टिकल्स कोटेड विथ। जीन गन किस सामग्री से लेपित माइक्रो पार्टिकल्स का उपयोग करता है? देखिए, जैसे मुझे किसी सेल के अंदर, जैसे ये एक सेल है और ये जीन है, ये जीन है, इस जीन को इस सेल के अंदर लगाना है, तो हम यहाँ पर एक गन का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो जीन को ट्रांसफर करती है, इसलिए हमने इसका नाम जीन गन रख दिया है। जीन गन में जो बुलेट काम में ली जाती है, जैसे अपन कारतूस कहते हैं, है ना, ये जो बुलेट काम में ली जाती है, तो इस बुलेट पर हम किसका लेप करते हैं? इस पर एक हम कोटिंग करते हैं, और वो कोटिंग टंगस्टन की होती है। किसकी होती है? टंगस्टन की होती है, या फिर गोल्ड की होती है ना, सोने की होती है, गोल्ड की होती है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या है? जीन गन में जो सामग्री माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड रहते हैं, जो बुलेट है जो कोटेड रहती है वो गोल्ड या टंगस्टन से कोटेड रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जीन गन के द्वारा जो उसका जो बुलेट है, जो कारतूस है, उसमें जीन रहता है और टंगस्टन या फिर गोल्ड से वो कोटेड रहता है, और उसे हम जैसे गन चलाते हैं उसी सेम सिस्टम ही मान लो आप, तो ये जीन इस कोशिका के अंदर एंटर कर जाता है। हालांकि जीन ट्रांसफर करने की और बहुत सारी विधियां भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, रिमूविंग सेल वॉल इन बैक्टीरिया यूज। बैक्टीरिया की सेल वॉल हटानी है हमें, कोशिका भित्ति को हटाना है, कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका भित्ति को हमें हटाना है। कोशिका भित्ति किसकी है? तो आप कहोगे कि ये बैक्टीरिया की है, जीवाणु की है। तो सेल वॉल अगर जीवाणु की हमें हटानी है तो हम किसका उपयोग करेंगे? काइटिनेज का उपयोग करेंगे क्या? तो आप कहोगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि काइटिनेज एंजाइम किसको रिमूव करेगा? ये काइटिन को रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है? काइटिन को रिमूव करता है। और आप कहोगे कि सर काइटिन तो किस में मिलती है? काइटिन से बनी सेल वॉल किस में मिलती है? कि सब कवक में मिलती है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं सेल्यूलेज। तो सेल्यूलेज किसका पाचन करेगा? तो आप कहोगे कि सेल्यूलोज का। और आपको पता है सेल्यूलोज से सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आप कहोगे पादपों की। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी है, तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है लाइसोजाइम। तो आप कहोगे कि यही काम करती है जीवाणु की सेल वॉल को हटाने के लिए। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, लाइसोजाइम एंजाइम इसको गला देता है। तो बैक्टीरियल सेल से हमें अगर डीएनए को आइसोलेट करना हो तो हमें उसकी सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? लाइसोजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, प्रोटीएज ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीएज प्रोटीन का पाचन करता है और ये इसमें काम नहीं आएगा, तो ये प्रोटीन के लिए है। तो अब आपको ये पता लग गया कौन सा एंजाइम किसका काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से हम बैक्टीरियल सेल के अंदर से बैक्टीरियल बॉल को गला देंगे और उसके अंदर से हम डीएनए को आइसोलेट कर पाते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो में आप यहाँ तक रुके हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए आइसोलेशन यूज। डीएनए पृथक्करण में किसका उपयोग किया जाता है? लाइपेज का उपयोग करते हैं, एथेनॉल का उपयोग करते हैं, एमाइलेज का उपयोग करते हैं, या फिर केराटिनेज का उपयोग करते हैं। डीएनए का आइसोलेशन करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? एमाइलेज, लाइपेज, केराटिनेज और एथेनॉल। तो इसका राइट आंसर होगा एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 18,
द डीएनए ऑब्टेन्ड आफ्टर आइसोलेशन अपीयर्स एज, पृथक किए गए डीएनए का रूप कैसा दिखाई देता है? ये ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखाई देता है, कणों के आकार में, या फिर धागे के रूप में दिखाई देता है, पेलेट्स के रूप में दिखाई देता है, या फिर ड्रॉपलेट के रूप में दिखाई देता है? तो आप कहोगे कि सर ये थ्रेड्स के रूप में दिखाई देता है, ये थ्रेड्स धागों के रूप में दिखाई देता है। आइसोलेट किया गया डीएनए धागों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर का भाग नहीं है। एजिटेटर सिस्टम बायोरिएक्टर का भाग होता है, पीएच कंट्रोल ये करता है, फोम कंट्रोल भी करता है, राइबोसोम ये तो सेल ऑर्गेनल्स है, इसीलिए इसका राइट आंसर ये है डी ऑप्शन। ठीक है, राइबोसोम। देखिए बायोरिएक्टर क्या है, एक बहुत बड़े उच्च स्तर पर, हाई लेवल पर हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त करना है तो हमें बायोरिएक्टर की जरूरत पड़ती है। ये बायोरिएक्टर ऐसे पात्र होते हैं जो पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, इनमें टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, ये ऑक्सीजन की मात्रा को भी मेंटेन करते हैं और समय समय पर इसके अंदर जो प्रोडक्ट बना है हम उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। इसे चलाने के लिए इसके अंदर मोटर लगी रहती है, मोटर की सहायता से इसके अंदर जो मटेरियल है हम उसे घुमा पाते हैं। इसमें ऐसे फैन लाइक स्ट्रक्चर लगी रहती हैं जिसकी सहायता से हम इसको घुमाते हैं। ठीक है, तो उच्च स्तर पर उत्पाद प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। बायोरिएक्टर एज ए पात्र होते हैं जो जिसमें एजिटेटर सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल कर लेता है, फोम कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। कुल मिला के ऐसा बर्तन है ये एक बड़ा वाला जो ऑटोमेटिक सारे काम अपने आप मेंटेन रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, स्पार्जर बायोरिएक्टर मिक्स मीडियम यूजिंग, स्पार्जर बायोरिएक्टर किस से मिश्रण या किस मिश्रण करता है? तो रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं क्या इसमें, है ना, या बबल्स होते हैं, हीट होती है या लाइट होती है? तो आप कहोगे कि सर इसका राइट आंसर होगा बबल्स, ये बबल्स के द्वारा मिक्सअप करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड इन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहाँ बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? तो ये तो नहीं है इसका आंसर, है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी का फॉर्मेशन करती है, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करती है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बायोरिएक्टर। राइट आंसर क्या होगा? बायोरिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 22, ORI ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हेल्प इन, ORI किसमें सहायता करती है? जीन एक्सप्रेशन में सहायता करती है, रिप्लिकेशन में सहायता करती है, म्यूटेशन में सहायता करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करती है। ORI ये प्लाज्मिड में पाई जाने वाली एक स्पेशल साइट होती है जो क्या करती है, मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में इससे बारे में चर्चा की थी कि ORI का काम क्या होता है। तो ORI क्या काम करती है? ORI का काम होता है रिप्लिकेशन करना। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन इसका काम नहीं है, म्यूटेशन इसका काम नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ORI किसमें सहायता करता है? ये डीएनए के रिप्लिकेशन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 23, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कट डीएनए एट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए में कट लगाता है, कहां से? एंड से कट लगाता है, मिडिल से कट लगाता है। ठीक है, रैंडम साइड से कट ये नहीं होगा ऑप्शन, टीलोमर नहीं होगा ऑप्शन, एंड नहीं होगा ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिडिल। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लिएज जो आउटर सरफेस से कट लगाता है, एक एंडोन्यूक्लिएज जो मिडिल सरफेस में कट लगाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सोन्यूक्लिएज कट डीएनए, एक्सोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है वो कट कहां से लगाएगा? एक्सोन्यूक्लिएज तो ये एंड से कट लगाएगा। जैसे देखिए ये डीएनए है तो इसमें ऐसे कट लगाएगा, यहां से ये स्ट्रैंड को कट कर देगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर मैंने लिया इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, GAA
टी टी सी, तो G A A T T C, इस तरीके से ये बन गया। अब ई को आर फर्स्ट क्या करेगा, इसमें कट लगाएगा, तो ये कट लगाता है यहां से इस तरीके से G और A के बीच में, तो ये DNA ऐसे कट लगेगा, ऐसे कटेगा ये। तो इसको काटने के लिए एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कट लगा रहा है, एक्सोन्यूक्लिएज कट लगा रहा है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका राइट आंसर होगा एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग में डीएनए को कट करते हैं हम, ब्रेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन को तोड़ते हैं क्या, रिमूविंग प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को अलग करते हैं क्या, कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता। क्लोनिंग का मतलब है हूबहू एक कॉपी और बना लेना, एक और कॉपी बना लेना। तो इसमें क्या करते हैं, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए, तो उसे कहते हैं क्लोन, उसे क्या कहते हैं, क्लोन। लेकिन क्लोन का मतलब हूबहू कॉपी बनेगी, सेम होगी बिल्कुल, है ना, अलग नहीं होगी, सेम कॉपी बनेगी यहां पर। तो मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए, और ये सारी कॉपी कैसी होंगी, ये सेम होंगी, तो हम उसे कहते हैं क्लोन कहते हैं उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इज यूज्ड इन, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट किस प्रक्रिया में उपयोग में आता है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का काम होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। रिप्लिकेशन ओआरआई करती है, ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन नहीं होगा, इसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसलेशन एमआरएनए से प्रोटीन में कोड होती है इंफॉर्मेशन, तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्स आफ्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनता है? पहली बात तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, ये है ना, और फिर है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनता है। तो देखिए इधर मैंने एक डीएनए ये लिया है, और ये मैंने मान लिया किसका डीएनए है, ये वाहक का डीएनए है, या ये फिर प्लाज्मिड का डीएनए है, प्लाज्मिड का डीएनए है। और मैंने एक डीएनए ये मान लिया, मेरे पास एक डीएनए ये है, और ये है मेरे पास वांछित डीएनए, वांछित डीएनए, या इसे हम कह लेते हैं बाहरी डीएनए, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों डीएनए को मैं सेम बिल्कुल सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको काटूंगा मैं, सेम होंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे मैंने यहां लगाया इको आर फर्स्ट, क्या लगा दिया, इको आर फर्स्ट लगाया, तो इसने क्या किया, इसने डीएनए को इस तरीके से कट कर दिया, दोनों को कट कर दिया, ठीक है, दोनों कट हो गए। तो अब मेरे पास जो स्ट्रक्चर आई वो इस तरीके से आई, ये हो गया मेरे पास वाहक का डीएनए, और ये टुकड़े हो गए किसके, डीएनए जो मेरा फॉरेन डीएनए है, वांछित डीएनए, उसके टुकड़े। अब क्या करना है मुझे, इस डीएनए को इस जगह पर फिक्स करना है, यहां फिक्स करना है, तो मुझे यहां पर एक एंजाइम लगाना पड़ेगा, और एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है लाइगेज। क्या नाम है, लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, लाइगेज एंजाइम इस डीएनए को जोड़ देगा, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, और इसके साथ ये डीएनए यहां पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आप ये मत समझना कि ये मैंने एक ही बाउंड्री बनाई है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, तो आप समझ लो ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही है, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये भी डबल स्ट्रैंड। इस तरीके से जो हमारे पास डीएनए बना, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे हिंदी में कहते हैं पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। तो किसकी सहायता से बना, कि लाइगेज की सहायता से बना। अब आप एक ऑप्शन देख लीजिए, आप आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा लाइगेज के एक्शन के द्वारा हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हुआ, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए,
वाहक का डीएनए और वांछित डीएनए या डिजायर्ड डीएनए दोनों को जोड़कर जो नया डीएनए बनता है हम उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एगारोज इज ऑब्टेन फ्रॉम। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? जब एगारोज की चर्चा चल रही थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की चर्चा चल रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एगारोज है वो प्राप्त होता है किससे? सी बीट से प्राप्त होता है, समुद्री घास से हम इसे प्राप्त करते हैं। बैक्टीरिया से प्राप्त नहीं होता ये, है ना, प्लांट से प्राप्त नहीं होता, फंजाई। तो इसका राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे ये बताएंगे, एक जीवाणु है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, इस बैक्टीरिया से, इस जीवाणु से कौन सा एंजाइम प्राप्त किया जाता है? कौन सा एंजाइम प्राप्त किया जाता है? ये आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इज। वांछित जीन की पहचान किस स्टेप में होती है? वांछित जीन, अरे वांछित जीन की जो पहचान करनी है हमें वो तो पहले ही स्टेप में हो जाएगी, क्योंकि वो ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम उसी को तो काम में लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप पे, लास्ट स्टेप पे नहीं होगी, मिडिल पे नहीं होगी, आफ्टर पीसीआर के बाद करेंगे तब कैसे काम चलेगा? देखिए, पीसीआर में तो हम कॉपी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब पहला स्टेप होगा जहां पर हमें डिजायर्ड जीन की पहचान करनी होगी, वो स्टेप होता है फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड्स। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है, देखिए, डीएनए आइसोलेशन, पीसीआर, सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर सेल लाइसिस। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में किसको शामिल किया गया है? आप सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में किस किस को शामिल किया जाता है? तो आप कहोगे कि सर इसमें सेपरेशन करना होता है, हमें प्यूरिफिकेशन करना होता है प्रोडक्ट का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने यहां पर यह कोशिश की है कि आपको लगभग पूरा कंटेंट इसमें कवर करा दें। ठीक है, इससे संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम लाएंगे और चर्चा करेंगे। यह सफलता सीरीज का वीडियो था और नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। एमपी वर्ग 1 की परीक्षा शायद अभी दिसंबर और जनवरी में जो प्रस्तावित थी वो नहीं हो रही होगी, वो थोड़ी सी आगे चली गई है, जब तक हम सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, एमपी सेट की परीक्षा जनवरी 2026 में प्रस्तावित है, तो उसके होने के तो चांस पूरे हैं, तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। ठीक है, इसी तरीके के वीडियो आपको और मिलते रहेंगे, तो आपकी तैयारी इसी प्रकार सही होती रहे, है ना। तो इस तरीके से आप संदीपनी क्लासेस के साथ बने रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।